गेम ऑफ थ्रोन्स। जब HBO की ये सीरीज आई थी तो हम सब ने एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां हर कैरेक्टर के पास अपनी स्टोरी थी, हर फैमिली का अपना एजेंडा था और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये पूरी दुनिया जॉर्ज आर मार्टिन की बुक से आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई, शो और बुक्स के बीच डिफरेंसेस बढ़ते गए। कुछ जगह शो ने सिर्फ कैरेक्टर को चेंज किया, कहीं किसी इवेंट को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया और कुछ जगह शो ने पूरी स्टोरी लाइन ही बदल दी। और आज हम ऐसे ही 10 मेजर मोमेंट्स की बात करेंगे जहां गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें स्टोरी अलग दिखाई गई। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि शो और बुक्स में डिफरेंस क्या था, बल्कि ये देखेंगे कि शो ने ये चेंजेस क्यों किए और चेंजेस की वजह से पूरी स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो शुरू करते हैं रॉब स्टार्क से। अगर आपने सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखी है तो आपको लगता होगा कि रॉब स्टार्क की लव स्टोरी सिर्फ टलीसा मैगेर के साथ थी। टलीसा एक हीलर थी जो बैटलफील्ड पर वुंडेड सोल्जर्स को ट्रीटमेंट देती थी। रॉब उसे मिलता है, दोनों के बीच ग्रेजुअली रिलेशनशिप डेवलप होता है और इवेंचुअली रॉब अपने पॉलिटिकल मैरिज एग्रीमेंट को तोड़कर टलीसा से शादी कर लेता है और इसी डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस हमें रेड वेडिंग में देखने को मिलते हैं। लेकिन बुक्स में टलीसा नाम की कोई कैरेक्टर ही नहीं है। बुक्स में रॉब की वाइफ का नाम है जेन वेस्टरलिंग और यहाँ डिफरेंस सिर्फ नाम का नहीं है। जेन हाउस वेस्टरलिंग की डॉटर है। हाउस वेस्टरलिंग का कासल द क्रैग वेस्टरलैंड्स में है और हाउस लैनिस्टर के साथ स्वॉन है। रॉब स्टार्क द क्रैग को कैप्चर करता है और उस टाइम पे बैटलफील्ड के दौरान वो इंजर्ड हो जाता है और जेन उस इंजरीज को केयर करती है। इसी पीरियड में रॉब को न्यूज मिलती है कि ब्रान और रिकन मर चुके हैं। रॉब कंप्लीटली डेवास्टेटेड हो जाता है और जेन उसे कंफर्ट करती है। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप होता है और उसके बाद रॉब जेन से शादी कर लेता है। यानी शो में हमें ये फील कराया गया है कि रॉब ने लव के लिए अपने क्राउन और अलायंसेस को सैक्रिफाइस कर दिया। बुक्स में सिचुएशन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ रॉब ग्रीफ, ऑनर, फैमिली और अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में फंस गया था और यहाँ शो ने एक और बड़ा चेंज किया। जेन वेस्टरलिंग रेड वेडिंग में प्रेजेंट ही नहीं होती, इसीलिए बुक्स में रॉब की वाइफ रेड वेडिंग में मरती नहीं है। जेन एक्चुअली जिंदा रहती है और उसकी फैमिली के अराउंड भी एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल लेयर है क्योंकि हाउस वेस्टरलिंग का लैनिस्टर्स के साथ कनेक्शन है और बुक्स में ये पॉसिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जेन की प्रेगनेंसी को लेकर जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। उसकी मदर सिबिल स्पाइसर जेन को प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए हर्ब्स देती है। यानी बुक्स में रॉब की मैरिज के पीछे सिर्फ लव नहीं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का एंगल भी था और इसी वजह से टलीसा और जेन को सिर्फ एक ही कैरेक्टर के दो वर्जन समझना कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होगा। शो ने जेन की नैरेटिव का पोजीशन लेकर एक लार्जली डिफरेंट कैरेक्टर क्रिएट किया। शो के लिए ये चेंज समझना डिफिकल्ट नहीं है। बुक्स में रॉब खुद POV कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए उसकी पर्सनल लाइफ का बहुत सारा पार्ट हमें दूसरे कैरेक्टर्स की नजर से मिलता है। लेकिन टेलीविजन में आप रॉब को डायरेक्टली स्क्रीन पर देख रहे हो, इसीलिए शो को उसकी इमोशनल जर्नी को ऑडियंस के सामने डायरेक्टली एस्टैब्लिश करना था और टलीसा एक विजिबल रिकरिंग कैरेक्टर बन गई, जिसकी वजह से जब रेड वेडिंग में उसकी डेथ होती है तो ऑडियंस को एक पर्सनल इमोशनल शॉक मिलता है। लेकिन बुक्स में रॉब की स्टोरी की ट्रेजेडी का पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ ट्रेजेडी ये है कि एक यंग किंग जो ऑलरेडी वॉर में ऑलमोस्ट सब कुछ लूज कर चुका है, अपनी ऑनर बचाने के चक्कर में अपनी पॉलिटिकल पोजीशन और भी वीक कर देता है और ये डिफरेंस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता है। कभी कभी शो और बुक्स में इवेंट सेम होते हैं लेकिन उस इवेंट तक पहुंचने का रीजन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। रॉब का एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही है। और अब रॉब के बाद चलते हैं उसकी छोटी सिस्टर आर्या स्टार्क के पास। सीजन 2 में आर्या हेरेनॉल में कैप्टिव होती है और इसी पीरियड में उसकी मुलाकात होती है टाइविन लैनिस्टर से। टाइविन आर्या को अपनी कप बियरर बना देता है और फिर दोनों के बीच काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होती है। आर्या अपनी आइडेंटिटी हाइड कर कर रखती है। टाइविन को नहीं पता है कि ये लड़की एक्चुअली नेड स्टार्क की बेटी है और यहाँ शो हमें एक सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप देता है। टाइविन आर्या की इंटेलिजेंस नोटिस करता है, उसे हिस्ट्री और वॉर के बारे में क्वेश्चंस करता है और आर्या भी अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना टाइविन के साथ कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बुक्स में ये पूरा रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। बुक्स में टाइविन आर्या के हेरेनॉल वाले आर्क का पार्ट था ही नहीं। आर्या हेरेनॉल में रॉस बोल्टन के कंट्रोल में थी और उसकी सिचुएशन भी डिफरेंट थी। रॉस आर्या को अपनी कप बियरर बनाता है, लेकिन आर्या और रॉस के बीच शो वाले टाइविन आर्या रिलेशनशिप जैसा इमोशनल या इंटेलेक्चुअल डायनामिक डेवलप नहीं होता और आर्या का हेरेनॉल आर्क बुक्स में ज्यादा डायरेक्टली उसकी सर्वाइवल और रिवेंज जर्नी से कनेक्टेड है। वो जैकन हैगार के 3 प्रॉमिस्ड डेथ को यूज करती है और इवेंचुअली हेरेनॉल के पॉलिटिकल कियोस को अपने एडवांटेज में यूज करती है। तो फिर शो ने टाइविन को हेरेनॉल में क्यों भेजा? एक्चुअली टेलीविजन के लिए ये एक बहुत स्मार्ट एडेप्टेशन डिसीजन था। टाइविन एक मेजर कैरेक्टर है, आर्या भी एक सेंटर कैरेक्टर है,
लेकिन बुक्स में दोनों के बीच मीनिंगफुल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट कम है। शो ने दोनों को एक ही लोकेशन में रखकर दो कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच एक नया डायनामिक क्रिएट कर दिया। ये उन चेंजेस में से एक है जहां शो ने कुछ ऐड करके कैरेक्टर डेवलपमेंट को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। आर्या अपने एनिमे के सामने रहकर उसकी थिंकिंग ऑब्जर्व करती है और टाइविन एक छोटी सी नोबल लुकिंग लड़की में अनयूजुअल इंटेलिजेंस नोटिस करता है। ऑडियंस के लिए ये सीन काफी मेमोरेबल बन गया, लेकिन बुक रीडर के लिए ये एक कम्प्लीटली न्यू रिलेशनशिप था। लेकिन आर्या का हेरेनॉल आर्क ही देखो तो ये सिर्फ टाइमिंग के मिसिंग होने का डिफरेंस नहीं है। बुक्स में आर्या का एक्सपीरियंस उसकी पर्सनालिटी को एक और डार्कर डायरेक्शन में पुश करता है। वो कंटिन्यूअसली डेथ और रिवेंज को अपने अराउंड देख रही है, जैकन से लोगों को मरवा रही है और धीरे धीरे आर्या स्टार्क और नोवन बनने वाली आर्या के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। शो ने इस जर्नी को सिंप्लीफाई किया और टाइविन के साथ उसके कन्वर्जेशन को उस डेवलपमेंट का एक मेजर पार्ट बना दिया। यानी सेम कैरेक्टर, सेम लोकेशन, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट पाथ। और अगर आर्या और टाइविन का डिफरेंस हमें ये समझाता है कि कभी कभी शो बुक्स के सीन्स को अपने हिसाब से रिक्रिएट करता है, तो अब जो डिफरेंस आने वाला है वो उससे काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ शो ने एक ऐसे कैरेक्टर का भी हिंट दिया जो बुक्स में रेड वेडिंग के बाद भी अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, और वो कैरेक्टर है कैटलिन स्टार्क। शो में रेड वेडिंग के बाद कैटलिन स्टार्क की स्टोरी वही खत्म हो जाती है और उसके बाद कैटलिन कभी वापस नहीं आती। लेकिन बुक्स में कैटलिन की स्टोरी यही खत्म नहीं होती। रेड वेडिंग के बाद कैटलिन की बॉडी रिवर से बाहर निकाली जाती है और इवेंचुअली ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स के मेंबर्स के पास पहुंच जाती है। अब ब्रदरहुड का लीडर उस वक्त बेरिक डोरनडेरॉन था, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। बेरिक खुद भी नॉर्मल इंसान नहीं रह गया था, उसे मल्टीपल टाइम्स डेथ से वापस ला चुका था। लेकिन हर रिजरेक्शन के साथ बेरिक अपनी पुरानी मेमोरीज और पर्सनालिटी का कुछ पार्ट लूज करता जा रहा था। जब कैटलिन की बॉडी ब्रदरहुड के पास आती है, हार्विन जो कभी विंटरफेल में नेड स्टार्क के हाउस होल्ड गार्ड का पार्ट था, थोरस से कैटलिन को रिजरेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन थोरस मना कर देता है क्योंकि कैटलिन को मरे हुए काफी टाइम हो चुका था। लेकिन बेरिक कुछ और डिसाइड करता है। बेरिक अपनी लाइफ की बची हुई एनर्जी कैटलिन को दे देता है, और जिस तरह थोरस ने बेरिक को वापस लाया था, उसी प्रोसेस से कैटलिन स्टार्क वापस आ जाती है। लेकिन वो पहले वाली कैटलिन नहीं होती। उसका गला रेड वेडिंग में कट चुका था, उसकी बॉडी रिवर में पड़ी रही थी, और रिजरेक्शन के बाद उसके वुंड्स कंप्लीटली हील नहीं होते, वो प्रॉपर्ली बोल भी नहीं सकती, और उसका फेस डेथ और डीकंपनसेशन से बैडली डैमेज्ड हो चुका होता है। और इसी न्यू आइडेंटिटी के साथ कैटलिन एक नया नाम लेती है, लेडी स्टोनहार्ट। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चेंज ये होता है कि कैटलिन अब सिर्फ अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली मदर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ रिवेंज बचा है। उसे रेड वेडिंग का बिट्रियल याद है, उसे पता है कि उसके सन रॉब को किसने बिट्रे किया, और अब लेडी स्टोनहार्ट ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स को लीड करते हुए फ्रेज, लेनिस्टर्स, बोल्टन्स और उन सब लोगों के खिलाफ रिवेंज लेना स्टार्ट करती है जिन्हें वो अपने फैमिली के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है। ब्रदरहुड भी बेरिक के टाइम पर जो काम कर रहा था उसे कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है। पहले ब्रदरहुड रिवरलैंड्स के कॉमन पीपल को वॉर के बीच में प्रोटेक्ट करता था, लेकिन स्टोनहार्ट के आने के बाद ये ग्रुप ग्रेजुअली रिवेंज ड्रिवन आउटलॉक ग्रुप बन जाता है। और इसका एक एग्जांपल मैरिट फ्रे है। मैरिट को ब्रदरहुड कैप्चर करती है और उसके सामने एक ऐसी औरत को लाया जाता है जिसे देखकर उसे समझ ही नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है। कैटलिन स्टार्क या फिर कहो स्टोनहार्ट उसे एग्जीक्यूट करवा देती है। लेटर ब्रियाना ऑफ टार्थ भी स्टोनहार्ट के सामने आती है, और यहाँ बुक्स की स्टोरी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लिफ हैंगर पर पहुंचती है। स्टोनहार्ट ब्रियाना को जेमी लैनिस्टर से कनेक्टेड समझती है और ब्रियाना को एक इम्पॉसिबल चॉइस के सामने खड़ा कर देती है। बुक्स में हमें अभी तक इस स्टोरी लाइन का फाइनल आउटकम नहीं मिला है, लेकिन जॉर्ज आर मार्टिन ने खुद कहा है कि लेडी स्टोनहार्ट को शो से रिमूव करना उन चेंजेस में से एक था जिसके अगेंस्ट उन्होंने शो रनर्स से आर्ग्यूमेंट भी की थी। और मार्टिन के अकॉर्डिंग स्टोनहार्ट की स्टोरी बुक्स में अभी भी इंपॉर्टेंट है। ये रिवरलैंड्स की पूरी स्टोरी लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और अब कैटलिन के बाद चलते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ जिसे शो में ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर में से एक माना जाता है, टिरियन लिनिस्टर। शो में टिरियन का फेस लार्जली इंटैक्ट रहता है। हाँ, बैटल ऑफ ब्लैक वाटर के दौरान सर मैंडन मूरे उसके फेस पर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं और टिरियन के फेस पर एक नोटिसेबल स्कार आ जाता है। लेकिन बुक्स में टिरियन की इंजरी काफी ज्यादा बड़ी होती है। बैटल ऑफ ब्लैक वाटर के दौरान मैंडन टिरियन को मारने की कोशिश करता है और पॉड्रिक उसकी जान बचा लेता है, लेकिन अटैक के बाद टिरियन के नोज का ज्यादातर हिस्सा कट चुका होता है। उसकी फेस इंजरी परमानेंट होती है और उसका अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ कॉस्मेटिक डिफरेंट नहीं है, बुक्स में टिरियन की साइकोलॉजिकल जर्नी भी शो के टिरियन से काफी डार्कर होती है।
शो में टिरियन ग्रेजुअली एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो विटी है, इंटेलिजेंट है और इवेंचुअली पीपल को यूनाइट करने की कोशिश करता है। बुक्स में टिरियन के अंदर का गुस्सा और हेट्रेड इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ब्लैक वाटर के बाद टाइविन के साथ उसका रिलेशनशिप और भी टॉक्सिक हो जाता है और जब टिरियन इवेंचुअली शी को टाइविन के बेड पर देखता है तो सिचुएशन कंप्लीटली बदल जाती है। टिरियन शी को मार देता है और उसके बाद टाइविन को भी। वो वेस्टरॉस से भाग जाता है। लेकिन बुक्स में टिरियन का नेक्स्ट फेज शो से और भी अलग हो जाता है और यही टिरियन के डिफरेंस को सिर्फ उसके फेज से भी बहुत बड़ा बना देता है। शो ने टिरियन को एक कंपैरेटिवली मोर सिंपैथेटिक और एक्सेसिबल कैरेक्टर रखा। बुक्स का टिरियन धीरे धीरे मच डार्कर टेरिटरी में जाता रहता है। यानी शो और बुक्स में टिरियन का फेस डिफरेंट नहीं है, उसका माइंड भी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है और ये डिफरेंस आगे जाकर और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि टिरियन आखिरकार एक ऐसे किंगडम में जाने वाला है जहां शो की स्टोरी बुक्स में ऑलरेडी काफी अलग हो चुकी है और इसीलिए हमें जाना पड़ेगा डॉन। और अगर जीओटी के बुक वर्सेस शो की डिफरेंस की बात करें तो डॉन शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। शो में सीजन 5 में हम डॉन पहुंचते हैं और हम मिलते हैं डोरन मॉर्टेल, एरियो हॉथा, एलेरिया सैंड और सैंड स्नेक से। लेकिन शो में डॉन की स्टोरी बहुत क्विकली एक रिवेंज प्लॉट बन जाती है। ओब्रेयन मार्टेल की डेथ के बाद एलिरिया और सैंड स्नेक्स लैनिस्टर से रिवेंज लेना चाहते हैं। डोरान उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन इवेंचुअली एलिरिया और सैंड स्नेक्स डोरान को ही मार देते हैं और उसके बाद डॉन की पॉलिटिकल स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है। लेकिन बुक्स में डॉन की स्टोरी बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बुक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एरियन मार्टेल। एरियन डोरन मार्टेल की एल्डेस्ट चाइल्ड है और डॉनिश सक्सेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग डॉन की अगली उत्तराधिकारी भी। शो में एरियन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और यही रिमूवल डॉन की पॉलिटिकल स्टोरी लाइन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स में एरियन को लगता है कि डोरन उसके यंगर ब्रदर क्विंटन मार्टेल को उसकी जगह एयर बनाने वाला है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एरियन एक डेंजरस प्लान बनाती है। वो मार्सेला बैराथन को क्वीन बनाने की कोशिश करती है क्योंकि डॉनिश लॉ के अकॉर्डिंग मार्सेला टॉमन से बड़ी है। एरियाना का प्लान है मार्सेलिया को क्राउन करना और डॉन को उसके सपोर्ट में खड़ा करना, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। सर एरिस ओखाट मारा जाता है और यहाँ बुक्स का डोरन मार्टेल भी शो वाले डोरान से कंप्लीटली डिफरेंट है। शो में डोरान को एक रिलेटिवली पैसिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है और इवेंचुअली उसकी स्टोरी कुछ ही एपिसोड में खत्म की जाती है। बुक्स में डोरान एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्लान चला रहा होता है। डोरान एरियाना को उसका प्लान रिवील करता है। उसके प्लान में सिर्फ मार्सेला को सपोर्ट करना नहीं था, वो सीक्रेटली टारगेरियन रिस्टोरेशन के पॉसिबिलिटी पर काम कर रहा था। उसका ओरिजिनल प्लान विसेरियस टारगेरियन के साथ अलायंस बनाना था और क्विंटन को डेनियस टारगेरियन के पास भेजना था। यानी बुक्स में डॉरन सिर्फ ओब्रियन की डेथ का रिवेंज नहीं लेता, डॉन आयरन थ्रोन की फ्यूचर पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन प्रिपेयर कर रहा होता है और इसीलिए क्विंटन मार्टेल की स्टोरी लाइन भी इंपॉर्टेंट है। क्विंटन एसोस तक ट्रैवल करता है, डिनेरियस के पास पहुंचता है और उसे मैरिज अलायंस के थ्रू डॉन और टारगेरियन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डेनेरियस उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और क्विंटन इवेंचुअली डेनेरियस के ड्रैगन्स में से एक को क्लेम करने की कोशिश करता है। ये अटेम्प्ट उसकी डेथ का रीजन भी बनता है। शो में क्विंटन मार्टेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एरियाना मार्टेल भी एग्जिस्ट नहीं करती, डॉरन की लॉन्ग टर्म टारगेरियन प्लान वाली स्टोरी लाइन भी नहीं है, डार्क स्टार का रोल भी नहीं है और डॉन एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टोरी लाइन के बजाय ऑलमोस्ट एक शॉर्ट रिवेंज आर्क बन जाता है। और यही वजह है कि बुक रीडर्स के लिए शो का डॉन सिर्फ एक चेंज्ड स्टोरी लाइन नहीं था, ये पूरी डॉनिश पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रिप्लेसमेंट था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चेंज सिर्फ डॉन तक लिमिटेड नहीं रहता, क्योंकि जब आप एरियाना, क्विंटन और डॉरन के प्लान्स को रिमूव करते हो तो टिरियन, डेनेरियस, यंग ग्रिफ और फ्यूचर टारगेरियन पॉलिटिक्स सबकी स्टोरी पर इसका अफेक्ट होता है। और यही वो पॉइंट है जहां हमें समझ आता है कि अडप्टेशन में एक कैरेक्टर को रिमूव करना कभी कभी सिर्फ उस कैरेक्टर की स्टोरी को रिमूव करना नहीं होता, उसके साथ जुड़ी हुई पूरी चेन ऑफ इवेंट्स भी रिमूव हो जाती है। और अगर डॉन का डिफरेंस बड़ा लगता है तो अगला डिफरेंस नॉर्थ की स्टोरी को कंप्लीटली बदल देता है, क्योंकि बुक्स में सांसा स्टार्क विंटरफेल में थी ही नहीं और जिस लड़की की शादी रैमजी बोल्टन से होती है वो सांसा है ही नहीं। सीजन 5 में जब सांसा को विंटरफेल वापस लाया जाता है तो उसकी शादी करवा दी जाती है रैमजी बोल्टन के साथ। शो में ये स्टोरी लाइन बहुत डार्क है। सांसा को उसके घर विंटरफेल में रैमजी के कंट्रोल में रखा जाता है और इवेंचुअली रैमजी उसके साथ हॉरिफिक अब्यूज भी करता है। सांसा की ये सिचुएशन उसके कैरेक्टर आर्क के एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाती है, लेकिन बुक्स में सांसा विंटरफेल में आती ही नहीं है। सांसा विल में लिटिल फिंगर के साथ है, वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रही है और एलियन स्टोन के नाम से विल की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि बुक्स में रैमजी की शादी सांसा स्टार्क से नहीं होती, उसकी शादी होती है जेन पूल से। जेन पूल सांसा की चाइल्डहुड फ्रेंड है और लैनिस्टर्स और बोल्टन के पॉलिटिकल प्लान के अंडर उसे आर्या स्टार्क के नाम पर प्रेजेंट किया जाता है। यानी नॉर्थ के लॉर्ड्स को यह बिलीव कराया जाता है कि विंटरफेल के लेजिटिमेट स्टार्क डॉटर आर्या स्टार्क वापस आ गई है, लेकिन एक्चुअली में वो जेन पूल है।
और उसकी शादी रैमजी बोल्टन से करवा दी जाती है। अब सोचो शो ने यहाँ क्या चेंज किया। बुक्स में सांसा सेफ नहीं है, लेकिन वो फिजिकली विंटरफेल में भी नहीं है। शो में सांसा को जेन की जगह विंटरफेल भेज दिया गया और इसी डिसीजन ने दो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन को एक ही स्टोरी लाइन में मर्ज कर दिया। जेन पूल की रैमजी स्टोरी लाइन सांसा को दे दी गई और सांसा की विल स्टोरी लाइन शो से लार्जली रिमूव कर दी गई। लेकिन इस चेंज का एक बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस भी हुआ। बुक्स में जेन पूल की स्टोरी लाइन का पर्पस सिर्फ उसके साथ जो हो रहा था वो नहीं है, उसकी आइडेंटिटी नॉर्दर्न पॉलिटिक्स की एक मेजर डिसेप्शन है। बोल्टन्स स्टार्क का नेम यूज करके नॉर्थ के लॉर्ड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी फेक आर्या के थ्रू रैमजी की लेजिटिमेसी स्ट्रेंथन की जा रही है। सांसा के साथ यही हो रहा है क्योंकि शो में ऑडियंस ऑलरेडी जानती है कि विंटरफेल में जो स्टार्क डॉटर है वो एक्चुअली सांसा ही है। तो शो ने एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल डिसेप्शन को एक डायरेक्ट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसी वजह से शो में सांसा और रैमजी का कॉन्फ्लिक्ट सांसा के कैरेक्टर डेवलपमेंट का पार्ट बन गया। लेकिन बुक्स में जेन पूल स्टार्क आइडेंटिटी को लेकर चल रही एक पॉलिटिकल झूठ का सेंटर है और ये डिफरेंस सिर्फ कैरेक्टर रिप्लेसमेंट नहीं है, ये नॉर्थ की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करता है। क्योंकि बुक्स में थियोन ग्रेजॉय जेन को पहचान लेता है और जब वो समझता है कि ये आर्या नहीं जेन पूल है तो उसके अंदर स्टार्क फैमिली के प्रति पुरानी लॉयल्टी और गिल्ट फिर से अवेकन होने लगता है। इसी वजह से थियोन और जेन की एस्केप स्टोरी लाइन बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। शो में इस एंटायर डायनेमिक को सांसा और थियोन के रिलेशनशिप में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दोबारा सामने आता है। शो ने मल्टीपल बुक कैरेक्टर की स्टोरी लाइन को कंबाइन करके एक सिंगल कैरेक्टर को दे दिया और ये पैटर्न आगे भी बार बार देखने को मिलेगा। और अब सांसा के नॉर्थ से बाहर चलते हैं मरीन। यहाँ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका शो और बुक के बीच का डिफरेंस बहुत सिंपल है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सर बैरिस्टन सेल्मी। शो में बैरिस्टन सीजन 5 में मरीन की स्ट्रीट्स में सन ऑफ सार्पी के साथ फाइट करते हुए मारा जाता है। ये सीन ऑडियंस के लिए शॉकिंग था क्योंकि बैरिस्टन रॉबर्ट बराथियन के टाइम से वेस्टरोस के लेजेंडरी किंग्सगार्ड नाइट्स में से एक था और डेनेरियस के साथ आने के बाद वो उसका ट्रस्टेड एडवाइजर और प्रोटेक्टर बन गया था। लेकिन बुक्स में बैरिस्टन सेल्मी मरा नहीं है, बैरिस्टन मरीन में जिंदा है और यहाँ डिफरेंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि बुक्स में बैरिस्टन डेनेरियस के एब्सेंस में मरीन के पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन को हैंडल करने में मेजर रोल प्ले करता है। डेनेरियस जब ड्रैगन के साथ डिसअपियर हो जाती है तो मरीन में पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और बैरिस्टन उस सिचुएशन में डेनेरियस के बिहाफ पर रूल और डिफेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी शो ने एक ऐसे कैरेक्टर को जिसकी बुक स्टोरी लाइन अभी भी एक्टिव है उसे सीजन 5 में ही खत्म कर दिया और ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्योंकि बैरिस्टन की प्रेजेंस बुक में डेनेरियस की स्टोरी को ग्राउंडेड रखती है। वो डेनेरियस के सपोर्टर्स में से एक है। वो एक ओल्ड स्कूल वेस्टरोई नाइट भी है जो ऑनर और ड्यूटी को सीरियसली लेता है और मरीन की पॉलिटिकल सिचुएशन में उसका एक्सपीरियंस डेनेरियस के एब्सेंस में एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। शो ने इस स्टोरी लाइन को सिंप्लीफाई कर दिया। बैरिस्टन की डेथ के बाद मरीन की पावर स्ट्रक्चर का फोकस लार्जली डेनेरियस के रिटर्न और टिरियन के अराइवल की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन बुक्स में बैरिस्टन अभी भी मरीन के सेंटर में है और इसीलिए अगर फ्यूचर बुक्स में मरीन का बैटल और डेनेरियस का रिटर्न होता है तो बैरिस्टन की प्रेजेंस स्टोरी को कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन बैरिस्टन का केस अभी भी रिलेटिवली सिंपल है क्योंकि अगला एग्जाम्पल इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ शो ने एक ऐसा इवेंट दिखाया जो बुक्स में अभी तक हुआ भी नहीं है। लेकिन जॉर्ज आर मार्टिन ने कंफर्म किया है कि इवेंट का बेसिक आइडिया बुक से ही होगा और वो है शीरिन बराथियन का सेक्रीफाइस। बुक्स में स्टैनिस बराथियन विंटरफेल की तरफ मार्च कर रहा होता है। आर्मी स्नो और फ्रीजिंग कंडीशन में फंस जाती है। फूड और सप्लाईज कम पड़ते हैं और स्टैनिस की सिचुएशन कंप्लीटली डेस्परेट हो जाती है। तब मेलिसेंड्रा शीरिन को सेक्रीफाइस करने का आइडिया देती है और इवेंचुअली स्टैनिस अपनी ही डॉटर शीरिन को जिंदा जला देता है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स में से एक था। लेकिन बुक्स में शीरिन जिंदा है, स्टैनिस ने अभी भी उसको सेक्रीफाइस नहीं किया है और यही वजह है कि शो ने बुक को चेंज कर दिया। ये बोलना कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि जॉर्ज आर मार्टिन ने खुद कंफर्म किया है कि शीरिन का बर्निंग बुक्स में भी होगा। यानी शो ने इवेंट के बेसिक आइडिया को इन्वेंट नहीं किया। मार्टिन के अकॉर्डिंग शीरिन का बर्निंग बुक की स्टोरी लाइन का भी पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बुक्स में होगा क्या, क्योंकि शो और बुक्स की करंट पोजीशन ऑलरेडी बहुत डिफरेंट है। बुक्स में शीरिन कासल ब्लैक में है, स्टैनिस विंटरफेल के पास बोल्टन के अगेंस्ट कैंपेन कर रहा है। मतलब स्टैनिस और शीरिन एक ही लोकेशन पर नहीं है और अगर बुक्स में भी शीरिन को बर्न किया जाता है तो सिचुएशन को शो में काफ़ी डिफरेंट होना पड़ेगा। और इसी पॉइंट पर बुक रीडर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी आती है। शो में शीरिन का सेक्रीफाइस का डिसीजन स्टैनिस खुद लेता है, लेकिन बुक्स में क्या स्टैनिस वहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट होगा ये अभी भी कंफर्म नहीं है। और जॉर्ज आर मार्टिन ने भी ये इंडिकेट किया है कि शो में कुछ इवेंट का हु और हाउ बुक्स में डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए शीरिन का केस एक्चुअली अडेप्टेशन डिफरेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इवेंट सेम हो सकता है
लेकिन उस इवेंट तक पहुंचने वाली स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है। और अब अगला एग्जाम्पल शायद इन सब में सबसे इमोशनल है, क्योंकि यहाँ शो और बुक्स दोनों एक ही ट्रेजेडी की तरफ जा रही है, लेकिन उस ट्रेजेडी का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। और वो ट्रेजेडी है होडोर। सीजन 6 में ब्रान स्टार्क 3-आइड रेवन के साथ अपनी पावर्स को समझ रहा होता है और एक विजन के थ्रू हमें होडोर का पास्ट दिखाया जाता है। लेकिन तब होडोर का नाम होडोर नहीं था, उसका असली नाम था विलिस। विलिस एक नॉर्मल लड़का था जो बोल सकता था, समझ सकता था, और एक दिन ब्रान अपनी एबिलिटी के थ्रू पास्ट में उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर प्रेजेंट में व्हाइट वॉकर और वेट्स ब्रान और मीरा को कैप्चर करने के लिए जाते हैं। ब्रान होडर की बॉडी में वेक करता है और मीरा उसे कहती है होल्ड द डोर। लेकिन ब्रान की पावर की वजह से ये कमांड सिर्फ प्रेजेंट के होडर तक नहीं पहुंचती, पास्ट के यंग विलिस भी इसी कमांड का एक्सपीरियंस करता है और होल्ड द डोर, होल्ड द डोर, होल्ड द डोर रिपीट होते होते होडोर बन जाता है। यानी होडोर की पूरी लाइफ एक ऐसे मोमेंट की कंसिक्वेंसेस थी जो फ्यूचर में होने वाली थी, और प्रेजेंट में होडोर लिटरली डोर को होल्ड कर रहा था ताकि ब्रान और मीरा एस्केप कर सके। वेट्स उसे मार देते हैं और ब्रान को फाइनली रियलाइज होता है कि होडोर का नाम उसकी ट्रेजेडी का रिजल्ट था। ये सीन जीओटी के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक बन गया। लेकिन आर मार्टिन ने लेटर क्लैरिफाई किया कि बुक्स में होडोर का फेट और उसका मोमेंट का एग्जीक्यूशन डिफरेंट होगा। मार्टिन के अकॉर्डिंग बुक्स में भी होडोर की एंडिंग होल्ड द डोर आइडिया से कनेक्टेड रहेगी, लेकिन शो की तरफ होडोर सिर्फ अपनी बॉडी से दूर फिजिकली होल्ड नहीं करेगा। बुक्स में होडोर ने विंटरफेल के क्रिप्ट से एक पुरानी स्वॉर्ड्स ले रखी है और ब्रान उसकी बॉडी में रैगिंग करके उस स्वॉर्ड को यूज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसीलिए जब डेंजर आता है तब होल्ड द डोर का मीनिंग लिटरली डोर को पकड़कर खड़े रहना नहीं है, बल्कि एक पैसेज को डिफेंड करना होगा। होडोर स्वॉर्ड लेकर एनिमीज से फाइट करेगा और ब्रान और बाकी लोगों को एस्केप करने का टाइम देगा। यानी डेस्टिनेशन सेम है, होडोर का सेक्रीफाइस ब्रान को बचाने के लिए होगा। होल्ड द डोर फ्रेज भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन शो ने इस मोमेंट को एक्सट्रीमली विजुअल सीन में कन्वर्ट कर दिया और मार्टिन ने खुद एक्सप्लेन किया कि शो के लिए लिटरल डोर को होल्ड करवाना स्क्रीन पर ज्यादा इफेक्टिव था। बुक्स में ये सीन क्लोजली ब्रान की रैगिंग एबिलिटीज, स्वॉर्ड फाइटिंग और होडर की बॉडी को यूज करने के कंसेप्ट के साथ कनेक्टेड होगा। पर यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बुक्स में ब्रान की पावर्स का ये एक्सपेक्ट और भी अनकंफर्टेबल डायरेक्शन ले सकता है, क्योंकि मार्टिन ने ये पॉसिबिलिटी डिस्कस की है कि ब्रान का होडर के माइंड में इतना डीपली एंटर करना होडर की मेंटल कंडीशन के पीछे का एक रीजन हो सकती है। यानी शो ने हमें एक ट्रेजिक टाइम लुक दिया, लेकिन बुक्स में यह ट्रेजेडी ब्रान की पावर्स और फ्री विल के क्वेश्चन को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना सकती है। और इसीलिए होडोर का एग्जाम्पल मेरे लिए इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ शो ने बुक के बेसिक आइडिया को खुद क्रिएट नहीं किया। मार्टिन ने राइटर्स को होडोर के फेट का कोर आइडिया दिया था, लेकिन शो ने उसे अपने मीडियम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया। और अब हम इस लिस्ट के फाइनल डिफरेंस पर आते हैं, और ये डिफरेंस होडोर की तरह एक सीन का डिफरेंस नहीं है, ये पूरी स्टोरी का मिसिंग पीस है। एक ऐसा कैरेक्टर जो बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो जीओटी के फ्यूचर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को कंप्लीटली चेंज कर देता है, लेकिन एचबीओ सीरीज में उसका नाम तक नहीं लिया गया, और वो कैरेक्टर है यंग ग्रिफ। जीओटी की सीरीज में अगर आपको रॉबर्ट्स रेबेलियन के बाद सर्वाइविंग टारगेरियंस के बारे में पता है तो जनरली दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, डेनेरियस टारगेरियन और विसेरिस टारगेरियन। विसेरिस मारा जाता है, डेनेरिस सर्वाइव करती है और इवेंचुअली वो आयरन थ्रोन क्लेम करने के लिए वेस्टरोस की तरफ आती है। लेकिन बुक्स में स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अ डांस विद ड्रैगन्स में हमें एक और पर्सन के बारे में पता चलता है, यंग ग्रिफ, और वो खुद को एगोन टारगेरियन बताता है, यानी रेगार टारगेरियन का सपोजिटली सर्वाइविंग सन। वही एगोन जिसके बारे में हमें रॉबर्ट्स रिबेलियन के बाद बिलीव कराया गया था कि किंग्स लैंडिंग के शेक के वक्त ग्रेगोर क्लेगन द माउंटेन ने उसे मार दिया था। लेकिन बुक्स में एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी सामने आती है। टिरियन जब एसोस में ट्रैवल कर रहा होता है तब उसकी मुलाकात होती है जॉन कनिंगटन से। जॉन कनिंगटन एरिस्टो टारगेरियन का फॉर्मर हैंड था और रेगर टारगेरियन का क्लोज सपोर्टर। वो एक यंग बॉय को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिसे वो यंग ग्रिफ के नाम से प्रेजेंट करता है, और इवेंचुअली रिवील होता है कि ये लड़का एलिजेडली एगोन टारगेरियन है। क्लेम यह है कि ओरिजिनल बेबी एगोन को सीक्रेटली रिप्लेस कर दिया गया था और किंग्स लैंडिंग में जो बेबी मर गया था वो एक्चुअली एगोन नहीं था। इसीलिए अगर यंग ग्रिफ का क्लेम सच है तो बुक्स में डेनेरियस के सामने आयरन थ्रोन के लिए एक और टारगेरियन क्लेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, बुक्स ने अभी तक कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया है कि यंग ग्रिफ एक्चुअली एगोन ही है। उसकी आइडेंटिटी स्टोरी के अंदर भी क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, लेकिन वो खुद को एगोन के रूप में प्रेजेंट करता है। जॉन कनिंगटन उसे एगोन मानता है और उसकी एंटायर पॉलिटिकल कैंपेन इसी आइडेंटिटी के अराउंड बिल्ट होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यंग ग्रिफ सिर्फ एसोस में बैठकर डेनेरियस का वेट नहीं कर रहा, और डांस विद ड्रैगन्स के एंड तक वो वेस्टरोस में लैंड कर चुका है और अपने सपोर्टर्स के साथ स्टॉर्म्स लैंड्स में अपना कैंपेन स्टार्ट कर देता है।
अब सोचो, शो में डेनेरियस जब वेस्टरोस आती है तो उसके सामने प्राइमरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन कौन है? सर्सी। लेकिन बुक्स में डेनेरियस के वेस्टरोस पहुंचने से पहले ही एक टारगेरियन क्लेमेंट अपनी आर्मी के साथ वेस्टरोस में आ चुका है। और यहाँ शो और बुक्स के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक मिसिंग कैरेक्टर का नहीं है, ये पूरी पॉलिटिकल चेसबोर्ड का चेंज कर देना है। क्योंकि अगर एगोन जेन्युइनली रेगार का सन है तो उसका क्लेम डेनेरियस से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और अगर वो लेजिटिमेट एयर के रूप में एक्सेप्ट हो जाता है तो डेनेरियस वेस्टरोस में एक लिबरेटर के रूप में नहीं, एक राइवल टारगेरियन क्लाइमेंट के रूप में एंटर करेगी। और ये टिरियन के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। बुक्स में टिरियन डेनेरियस तक पहुंचने से पहले यंग ग्रीफ और जॉन कनिंगटन के साथ ट्रैवल करता है, यानी टिरियन की जर्नी शो की तरह डायरेक्टली डेनेरियस के कोर्ट तक नहीं जाती, उसकी स्टोरी एगोन के पॉलिटिकल कैंपेन से कनेक्टेड होती है। और यही वजह है कि यंग ग्रीफ को रिमूव करने का डिसीजन सिर्फ एक कैरेक्टर को कट करना नहीं था, इसके साथ जॉन कनिंगटन की स्टोरी लाइन को भी रिमूव कर दिया गया, टिरियन की जर्नी को भी चेंज किया गया, डॉन की पॉलिटिकल स्टोरी लाइन का भी एक मेजर कनेक्शन डिसअपियर हो गया, और डेनेरियस के वेस्टरोस के अराइवल के टाइम उसके सामने खड़े होने वाले एक मेजर टारगेरियन को भी डिसअपियर कर दिया गया। जॉन कनिंगटन का रोल भी शो में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हुआ, उसकी ग्रेस्केल स्टोरी लाइन का कुछ मटेरियल जोरा मोमंट के कैरेक्टर के साथ यूज किया गया, और टिरियन यंग ग्रीफ के साथ ट्रैवल करने की बजाय इवेंचुअली डेनेरियस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। और यही मेरे हिसाब से इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा बुक वर्सेस शो डिफरेंस है, क्योंकि लेडी स्टोनहार्ट को रिमूव करने से रिवरलैंड्स की स्टोरी चेंज हुई, डॉन के कैरेक्टर्स को रिमूव करने से डॉनिश पॉलिटिक्स चेंज हुई, जेन पुल को सांसा से रिप्लेस करने से नॉर्दर्न स्टोरी लाइन चेंज होती है, लेकिन यंग ग्रीफ को कंप्लीटली रिमूव कर देने से आयरन थ्रोन की रेस का एक मेजर प्लेयर ही डिसअपियर हो जाता है, और यही से शो और बुक्स अलग रास्ते पर चले गए। अगर हम इन पूरे 10 डिफरेंसेस को एक साथ देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। स्टार्टिंग में शो और बुक के डिफरेंसेस रिलेटिवली स्मॉल थे। रॉब की वाइफ टेलिसा की जगह जेन वेस्टरलिंग, आर्या और टाइविन का एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, फिर चेंजेस बड़े होने लगे, लेडी स्टोनहार्ट कंप्लीटली रिमूव कर दी गई, टिरियन का अपीयरेंसेस और पर्सनालिटी सिंप्लीफाई की गई, डॉन की पूरी पॉलिटिकल स्टोरी लाइन चेंज हो गई, सांसा की स्टोरी लाइन जेन पुल की स्टोरी लाइन के साथ मर्ज की गई, बरिस्टन सेल्मी को बुक से पहले ही मार दिया गया, शीरिन का मेजर इवेंट बुक से पहले ही स्क्रीन पर दिखा दिया गया, हॉडर का फिट सेम बेसिक आइडिया के साथ डिफरेंट एग्जीक्यूशन में आया, और फिर यंग ग्रीफ जैसे मेजर कैरेक्टर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। और इसी पॉइंट पर सीजन 6 के अराउंड शो और बुक के बीच का गैप इतना बड़ा हो चुका है कि HBO सीरीज सिर्फ पब्लिश्ड बुक को अडेप्ट करके आगे नहीं बढ़ रही थी, वो अपनी वर्जन की स्टोरी डेवलप कर रही थी। हाँ, कुछ मेजर स्टोरी बीट्स जॉर्ज आर मार्टिन ने शो रनर्स को खुद दिए थे, हॉडर जैसे कुछ मोमेंट्स का कोर आइडिया मार्टिन से ही आया था, शीरिन का फेट भी मार्टिन ने फ्यूचर बुक स्टोरी लाइन का पार्ट बताया है, लेकिन उन इवेंट्स तक पहुंचने का रूट और उनके अराउंड की दुनिया शो और बुक्स में कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी थी, और शायद इसीलिए GOT को सिर्फ बुक्स का टीवी अडेप्टेशन कहकर समझना सीजन 5 और सीजन 6 के बाद थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि उस पॉइंट तक HBO की सीरीज जॉर्ज आर मार्टिन की स्टोरी के साथ सेम रोड पर नहीं चल रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुक की स्टोरी अभी भी ऑफिशियली खत्म नहीं हुई, हमारे पास अ डांस विद ड्रैगन के बाद आगे की कंप्लीट पब्लिश स्टोरी नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि बुक में एंडिंग एग्जैक्टली ऐसी होगी। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पब्लिश्ड बुक के कैरेक्टर्स, पॉलिटिकल सेटअप और जो फ्यूचर इवेंट्स जॉर्ज आर मार्टिन ने खुद कंफर्म किए हैं, उससे एक बहुत डिफरेंट स्टोरी की पॉसिबिलिटी नजर आती है। और इसी वजह से आज भी एक सवाल जिंदा है, अगर GOT ने बुक्स की एक्चुअल एंडिंग अडेप्ट नहीं की थी तो जॉर्ज आर मार्टिन की बुक्स की एंडिंग कितनी डिफरेंट होगी। शायद इसका आंसर हमें फ्यूचर में कभी मिल सकता है, और जब मिलेगा तब शायद हमें फाइनली समझ आएगा कि GOT ने जॉर्ज आर मार्टिन की स्टोरी का एंड दिखाया था या सिर्फ उस एंडिंग का एक पॉसिबल वर्जन दिखाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और वो जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा देना, क्योंकि वो एक रेजरेक्शन बटन है। मैं मिलता हूँ आपको अगली GOT की थियरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आइस एंड फायर।